अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। नेपाल में आज एक बड़ा प्लेन का हादसा पेश आया। यति एयरलाइंस का प्लेन काठमांडू से 205 किलोमीटर दूर पोखरा में क्रैश हो गया। ये ATR 72 प्लेन था जिसमें 68 मुसाफिर और 4 क्रू मेंबर सवार थे। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग से महज 10 सेकंड पहले प्लेन पहाड़ी से टकरा गया। इससे प्लेन में आग लग गई और वो खाई में जा गिरा। चीन की मदद से तैयार हुए पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 2 हफ्ते पहले ही यानी इसी साल 1 जनवरी को वहां के वजीर आजम पुष्प कमल दहल ने इफ्तिताह अंजाम दिया था। ये स्कीम को चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के ताउन से तैयार किया गया था। काठमांडू पोस्ट अखबार के मुताबिक एयरपोर्ट की तामीर के लिए नेपाल हुकूमत ने चीन के साथ मार्च 2016 में 22 अरब रुपए के सॉफ्ट लोन समझौते पर दस्तखत किए थे। इस हादसे की बात करें तो वहां के अहदेदारों के मुताबिक 68 लाशें निकाली जा चुकी हैं। हालांकि चश्मदीदों का कहना है कि हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा। अभी तक सिर्फ 5 लाशों की पहचान हो पाई है, बाकी लाशों को पहचानना मुश्किल है। फ्लाइट में सवार 4 दीगर लोगों का पता नहीं चल पा रहा है। उनकी तलाश में गोताखोरों को नदी में उतारा गया। ट्रेन में 5 हिंदुस्तानी मुसाफिर भी सवार थे। मकाम वाक़े से 2 लोगों को जिंदा निकाला गया। दोनों मछुआरे थे। अब तक 20 लाशों की पहचान हो गई है। जिन लाशों की पहचान नहीं हुई है उनका DNA टेस्ट करवाया जा रहा है। भाई भाई आराम ले आराम ले आराम ले आराम ले आराम ले नाती भाई तिमी पानी हाल्ने पानी 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 यति एयरलाइन्स गयो सबै हेर्न पोखरामा यति एयरलाइन्स गयो यति रहेछ यति यति मान्छे झरे एकैछिन दाइ अट्केन हेर्न सक्दैन सम्भव छैन। त्यहाँ खाटो छ कि जानै सक्दैन। त्यहाँ मान्छे देखेछ जानै सक्दैन। अब त्यस्तो खाल्टो त छोरै छोरै त्यहाँ बस र छोरै हेर्नु त फर्क्यो सबै। अब सबै फर्क्यो। अब पोखरामा भर्खरै प्लेन क्रास भयो है। जुनूबी अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के मदाफात में इतवार के रोज एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह होने से 3 अफराद हलाक हो गए। मकामी एम्बुलेंस सर्विस एमर्जी मेट के तर्जुमान कायल वेन रेनन के हवाले से एक न्यूज पोर्टल में बताया गया कि अफसोसनाक तैयारे हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा आज सुबह जोहान्सबर्ग के इलाके नसरीक में पेश आया। सोमालिया के सूबे हिरान में होने वाली 3 सिलसिलावार कार धमाकों में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और 25 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। गारवे ऑनलाइन वेबसाइट ने इतवार के रोज पुलिस के हवाले से इत्तला दी कि हफ्ते के रोज जलाला की शहर में 2 धमाके हुए, जबकि तीसरा धमाका ब्लू बर्दे कस्बे में हुआ। मकामी मीडिया ने आईनी शाहिदीन के हवाले से बताया कि धमाकों से शहर की जामा मस्जिद समेत कई इमारतों को नुकसान पहुंचा।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन हिंदुस्तानी रेलवे के जरिए शुरू की जाने वाली 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है और तकरीबन 700 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 2 तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली पहली ट्रेन हो गई है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, राजमंड्री और विजयवाड़ा स्टेशनों पर और तेलंगाना में खम्मम, वरंगल और सिकंदराबाद स्टेशन पर इसका ठहराव होगा। मजमे से खिताब करते हुए वजीर आजम ने त्योहारों के बारे में बताते हुए कहा कि इस मुकद्दस माहौल में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को वंदे भारत एक्सप्रेस की शक्ल में एक शानदार तोहफा मिल रहा है, जो एक तरह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की मुश्तरका सकाफत और विरासत को जोड़ने वाला है। साथियों, जब इच्छा शक्ति होती है तो बड़े से बड़े मुश्किल लक्ष्यों को भी पाया जा सकता है। हमने देखा है कि 8 वर्ष पहले तक किस प्रकार भारतीय रेल को लेकर निराशा ही देखने सुनने को मिलती थी। सुस्त रफ्तार, गंदगी का अंबार, टिकट बुकिंग से जुड़ी शिकायतें, आए दिन होती दुर्घटनाएं, देश के लोगों ने मान लिया था कि भारतीय रेल में सुधार असंभव है। जब भी रेलवे में नए इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें होती थी तो बजट के अभाव का बहाना बनाया जाता था, नुकसान की बातें होती थी। लेकिन साथियों, साफ नियत से, ईमानदार नियत से हमने इस चुनौती के भी समाधान का निर्णय किया। बीते 8 वर्षों में भारतीय रेल के ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे भी यही मंत्र है। आज भारतीय रेल में यात्रा करना एक सुखद अनुभव बन रहा है। देश के कई रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां अब आधुनिक होते भारत की तस्वीर नजर आती है। बीते 7-8 वर्षों में जो कार्य हमारी सरकार ने शुरू किए हैं, वो अगले 7-8 साल में भारतीय रेलवे का कायाकल्प करने जा रहे हैं। आज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए विस्टा डोम कोच है, हेरिटेज ट्रेन है, किसानों की उपज को दूर सुदूर के मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसान रेल चलाई गई, माल गाड़ियों के लिए स्पेशल फ्रेट कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। देश के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए 2 दर्जन से अधिक नए शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसे फ्यूचरिस्टिक सिस्टम पर भी देश में तेजी से काम चल रहा है। साथियों, जब इच्छा शक्ति होती है तो बड़े से बड़े। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने आज कौम को यकीन दिलाया कि बैनुल अक़वामी फोरम्स में हिंदुस्तान के बढ़ते कद, इक़्तिसादी तरक्की और हमाजहती तरक्की के दरमियान किसी भी सिक्योरिटी चैलेंज को उसकी उमंगों और तवक्कुआत के रास्ते में नहीं आने दिया जाएगा और फौज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए
पूरी तरह तैयार है। जनरल पांडे ने ये बात आर्मी डे के मौके पर परेड का मायना करने के बाद अपने खिताब में कही। यह पहला मौका है कि दारुल हुकूमत के बाहर आर्मी डे का एहतमाम किया गया। फौज के सीनियर अफसरों और जवानों से खिताब करते हुए जनरल पांडे ने कहा कि आज हिंदुस्तान एक नए दौर की दहलीज पर खड़ा है। हम सब बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान के बढ़ते कद इक़्तिसादी तरक्की को देख रहे हैं। हम अहले वतन की बढ़ती हुई उमंगों और आलमी बरदरी की तवक्कुआत के भी गवाह हैं। इन सब की वजह से ज़रूरी है कि हिंदुस्तानी फ़ौज कौमी अहदाफ और मकासद के साथ पूरी तरह हम आहंग और मरबूत रहे। हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि सलामती के नुक्ते नज़र से कौम की तरक्की में कोई रुकावट ना आए। आज इस प्रोग्राम को वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी खिताब किया। Helicopters and indigenous belt armed helicopter 251 Army Aviation Squadron. सलामी मंच के सामने शुरुआत के क्रम में परेड कमांडर मेजर जनरल रवि मुरुगन। और अधिक डेवलप करिए। बदलती दुनिया और बदलते सुरक्षा माहौल से हमें जो चीजें दी हैं, उदाहरण के लिए हालिया यूक्रेनी संघर्ष या फिर इसी तरह के अन्य संघर्षों से हमें जो सीखें मिली हैं, उसे हम अपनी प्रैक्टिस में लाएं और अपने आप को लगातार अपडेट करने की दिशा में आगे बढ़ते रहें। आज दुनिया की बड़ी सेनाएं अपने मॉडर्नाइजेशन में लगी हैं। वे नए नए थॉट्स, नए आइडिया पर काम कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर भी काम कर रहे हैं, उन पर रिसर्च कर रहे हैं। नए नए प्लेटफॉर्म और इक्विपमेंट पर भी वो विचार कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, आप भी आने वाले कल को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स और पॉलिसी पर काम करें। और मैं कहना चाहता हूँ, हर एक पूरे आने वाले कल का जो स्टडी हो जाता है, इसके जोश से आया संगठन केवल आपके हिसाब से अपने आप को तैयार रखती है, वह जल्द ही पुरानी पड़ जाती है और बड़ी समय तक सफेद नहीं रह पाती। इसलिए आवश्यक है कि हम पूरे की बजाय तुम्हारो और आप अगर तुम्हारों के बारे में सोचें, अब एक 25-30 साल के बारे में सोचें और उस पर हम सभी मिलजुल कर काम करें। यही भविष्य में हमारी सुरक्षा और समृद्धि की राह प्रशस्त करेगा। आइए हम सब मिलकर भारत को आगे बढ़ाएं और हर तरह से विकसित एवं सुरक्षित भारत का निर्माण करें। आज आर्मी डे के शुभ अवसर पर मैंने सरकार और समाज की ओर से एक लक्ष्य लेता हूँ, वह है इंडियन आर्मी टू दी फ्यूचर रेडी। आई रिपीट, इंडियन आर्मी टू दी फ्यूचर रेडी। और इस अवसर पर इससे अधिक कुछ न कहते हुए मैं आप सभी को पुनः एक बार सेना दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में नियंत्रण रेखा पर सीज फायर बरकरार है और सीज फायर वायलेशंस में बड़ी मात्रा में कटौती हुई है, लेकिन सरहद के पार आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी बरकरार है। हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड वहां से होने वाली घुसपैठ को निरंतर नाकाम कर रहा है। जम्मू और पंजाब के इंटरनेशनल बाउंड्री सेक्टर में ड्रोन्स के जरिए हथियार और ड्रग्स की स्मगलिंग करने की कोशिश जारी रहती है। इस गतिविधि के खिलाफ भी काउंटर ड्रोन जैमर्स और स्पूफर्स अन्य इत्यादि उपकरण उपयुक्त कदम में लाए गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर के आंतरिक इलाकों में प्रगतिशील तौर पर सुधार देखा गया है। वहां के अवाम ने हिंसा को अस्वीकार किया है और सकारात्मक बदलावों का स्वागत करते हुए सभी सरकारी पहलों में बड़ी संख्या में
जोर शोर से हिस्सा लिया है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रयासों से हिंसा के मापदंडों में काफी गिरावट आई है, लेकिन कई प्रॉक्सी आतंकवादी तंजीमों ने अपने आप को विजिबिलिटी देने के लिए टारगेटेड किलिंग्स की नई टेक्निक अपनाई है। भारतीय सेना अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर इन प्रयासों को विफल करने पर संकल्पित है। साथ ही हमारा प्रयास सद्भावना योजनाओं पर भी है, जिसके माध्यम से स्थानीय आबादी को मोदी हुकूमत के डीमोनेटाइजेशन जैसे बड़े और सख्त फैसलों ने दुनिया की इक़्तिसादी मंदी को पछाड़कर हिंदुस्तान के माशी ताने बाने को एक तरफ मजबूत किया, तो दूसरी जानिब दहशतगर्दी को माली मदद पहुंचाने वालों की कमर तोड़कर रख दी। इन ख्यालात का इजहार सीनियर बीजेपी लीडर और साबिक मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली क्वाइन सोसाइटी की जानिब से मुनक्किदा मुद्रा उत्सव की तकरीब से खिताब करते हुए किया। वज़ीर मौसूफ ने मजीद कहा कि इन फैसलों का सबसे बड़ा असर मुल्क की इक़्तिसादी समाजी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में संग-ए-मील साबित हुआ। जहां एक तरफ नोटबंदी ने दहशतगर्दी को माली मदद पहुंचाने की कमर तोड़ी, वहीं दीगर अहम इक़्तिसादी सुधारों के जरिए आलमी तंगी की मार से हिंदुस्तान महफूज रह सका। नकवी ने कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी मुल्क भर में टैक्स सुधार की सिमत में कामयाब रहा और बाईमाने साबित हुआ। आज भारत डिजिटल पेमेंट की सिमत में दुनिया में सबसे आगे है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान से निकलने वाली दहशतगर्दी और चीन के साथ जारहाना सरहद पर झड़पों के खिलाफ हिंदुस्तान के जवाबी रद्द-ए-अमल ने यह जाहिर किया है कि मुल्क किसी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क अपनी सलामती को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। 2019 के वाक़े का जिक्र करते हुए जयशंकर ने कहा कि पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के जवाब में फिजाइया के बालाकोट हमले के जरिए अब एक बहुत अहम पैगाम दिया गया। चेन्नई में तमिल हफ्ता रोज तुगलक की 53वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन आज शुमाली सरहदों पर बड़े पैमाने पर फौज लाकर हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए जमूत को तब्दील करने की कोशिश करा है। कोरोना के बावजूद हमारा जवाबी रद्द-ए-अमल मजबूत और पुरअज़्म था। हजारों की तादाद में तैनात हमारे फौजियों ने दुश्वार गुजार इलाकों में हमारी सरहदों की हिफाजत की और वो पूरी तैयारी के साथ अब भी हिफाजत कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शाम 6:30 बजे हेमकुंड पब्लिक स्कूल के पास पहुंचकर खत्म हुई। जालंधर के खालसा कॉलेज ग्राउंड से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा में इतवार के रोज राहुल गांधी ने 16 किलोमीटर का सफर तय किया। पहले ये यात्रा सुबह 6 बजे फगवाड़ा की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से चलनी थी। यात्रा का पहला पड़ाव तकरीबन 5 बजे टी ब्रेक के साथ पूरा हुआ और 6 बजे यात्रा फिर से रवाना हुई। 6:30 बजे ये यात्रा हेमकुंड पब्लिक स्कूल के पास आकर खत्म हो गई। जालंधर में यात्रा के दौरान सिद्धू मूसेवाला के वालिद भी पहुंचे। पंजाब के सदर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग सिद्धू मूसेवाला के वालिद बलकौर सिंह को राहुल गांधी के पास ले गए थे। राहुल ने यात्रा के बीच उनका हाथ थामा और उन पर गिरे फूल खुद अपने हाथ से हटाए। यात्रा को शुरू करने से पहले राहुल गांधी दोपहर 2 बजे श्रीदेवी तालाब मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने माथा टेका।
जालंधर से कांग्रेस एमपी चौधरी संतोख सिंह की आखिरी रसूमात अंजाम दे दी गई। जालंधर शहर के फुटबॉल चौक से उनकी आखिरी यात्रा, अंतिम यात्रा शुरू हुई, जो काला संधिया रोड पर से होते हुए उनके पुश्तैनी गांव धालीवाल खादिया पहुंची। वहां राहुल गांधी ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। उनके बेटे और एमएलए विक्रमजीत चौधरी ने उन्हें मुकरनी देकर अलविदा कहा। इनका कल 76 साल की उम्र में फिल्लौर में भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चलते हुए हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया था। वो राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे थे, जहां वो लड़खड़ा कर गिर पड़े। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। साबिक रियासत हैदराबाद दक्कन के आखिरी फरमारवा आसिफ सावे नवाब मीर उस्मान अली खान के पोते नवाब मीर बरकत अली खान मुकरम जा बहादुर का तुर्की के इस्तांबुल में गुज़िश्ता शब इंतकाल हो गया। मीर बरकत अली के इंतकाल के साथ ही हैदराबाद में सोग की लहर देखी गई। मीर बरकत अली खान की उम्र 90 बरस थी और हैदराबाद में तदफीन की उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी मैयत 17 जनवरी को हैदराबाद लाई जाएगी। उनका जसद खाकी चौमहला पैलेस में आखिरी दीदार के लिए रखा जाएगा, जबकि तदफीन मक्का मस्जिद में अमल में आएगी, जहां आसिफ जाही हुक्मरान उनके अरकान खानदान मदफून है। मुकरम जा के वालिद प्रिंस ऑफ बरार नवाब मीर हिमायत अली खान आजम जा बहादुर आसिफ जाही खानदान के मक्का मस्जिद में मदफन आखिरी शख्सियत है। उनके बाद उनके फर्जंद मुकरम जा की इसी तारीखी मक्का मस्जिद में तदफीन अमल में आएगी। आजम जा का इंतकाल 1960 में 63 बरस की उम्र में हुआ था। मुकरम जा बहादुर तुर्की के खिलाफत उस्मानिया के आखिरी ताजदार सुल्तान अब्दुल मजीद के नवासे भी होते हैं। मुकरम जा बहादुर की पैदाइश फ्रांस के शहर नीस में 1933 में हुई थी और नवाब मीर उस्मान अली खान ने उनको अपना जानशीन मुकर्रर किया था। 1967 में उनके इंतकाल के बाद मुकरम जा बहादुर की मसलन नशीनी की तकरीब हैदराबाद के मशहूर चौमहला पैलेस में मुनक़िद हुई थी। मुकरम जा बहादुर काफ़ी अरसे से इस्तांबुल में मुकीम थे। उनकी पहली अहलिया प्रिंसेस असरा के वतन से उनको एक लड़का प्रिंस अजमत जा और एक लड़की प्रिंसेस शेक्यार है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स की शिनाख्त कर ली गई है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने इतवार को एक मीडिया हाउस को बताया कि नागपुर पुलिस ने हफ्ते के रोज फोन करने वाले का सुराग लगा लिया। उन्होंने बताया कि बेलगावी कर्नाटका में एक कैदी ने गडकरी को जान से मारने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि फोन करने वाले की शिनाख्त बदनाम जमाना गैंगस्टर और कत्ल के मुलजिम जयेश कांता के तौर पर की गई, जो बेलगावी जेल में बंद है। नागपुर के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि जयेश कांता ने नागपुर के खुमला में गडकरी के ताल्लुकात आमा के दफ्तर को धमकी देने के लिए जेल से 3 गैर कानूनी कॉल्स की। जयेश ने टेलीफोन ऑपरेटर को बताया कि वो डी गैंग का रुकन है और गडकरी की सिक्योरिटी के लिए भत्ताखोरी के तौर पर 100 करोड़ रुपए का मुतालबा किया और मुतालबा पूरा ना होने पर वजीर को बम धमाके में मारने की धमकी दी। इसमें एक हमने कल ऑफेंस रजिस्टर किया है धंतोली पुलिस स्टेशन में। 385, 387 जो एक्सटॉर्शन के सेक्शंस होते हैं, 506 भी धमकी देने का, 507 आईपीसी इसके अंतर्गत गुना दाखिल किया गया है। तपास अभी शुरू है। हमारी टीम रश की थी बेलगांव के लिए। वहां तपास में ऐसा निष्पन्न हुआ है कि एक आरोपी बेलगांव जेल के अंदर से ये कॉल किया था। अभी उसके पास से हमारी पुलिस टीम्स ने झड़ती वगैरह ली है, एक डायरी उसके पास से मिला है। बाकी टीम उसको वहां पे इंट्रोगेट कर रही है जेल अथॉरिटी से परमिशन के बाद। तपास बहुत ही
प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, इसके बारे में डिटेल्स आपको सही समय पे दिया जाएगा। आरोपी का नाम और जहाँ से उसने फोन किया था जेल से, फांसी की सजा किसको हुई है इसके बाद? जेल, ये जो आरोपी टीम इंडिया ने इतवार के रोज वनडे क्रिकेट की तारीख की सबसे बड़ी जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इंडिया ने श्रीलंका को 3 मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में 317 रनों से हराया। इंडिया ने इस मामले में न्यूजीलैंड का 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। कीवी टीम ने 2008 में आयरलैंड को 290 रन से हराया था। इस मैच में टीम इंडिया ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो वनडे की तारीख में किसी एक मुल्क के खिलाफ सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम भी बनी। इंडिया ने वनडे क्रिकेट में श्रीलंका को 96 बार हराया है। दोनों टीमों के बीच जुमला 165 वनडे खेले गए। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 95 जीत के वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली, शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज जीत के हीरो रहे। विराट ने 166 रन की पारी खेलते हुए 46वां वनडे शतक यानी सेंचुरी बनाई। शुभमन गिल ने 116 रन बनाए। इंडिया ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 390 रन का एक बड़ा स्कोर बनाया। कोहली प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। जवाब में श्रीलंकाई टीम 22 ओवर में 9 विकेट पर 73 रन के स्कोर पर ही सिमट गई। एक बैट्समैन ने जख्मी होने की वजह से बैटिंग नहीं की। इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। श्रीलंका के 7 बैट्समैन डबल फिगर में भी नहीं पहुंच पाए। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पहली बार माना है कि बतौर वजीर आजम हर बैरूनी दौरे पर जाकर मदद के लिए हाथ फैलाना उनके लिए शर्मिंदगी की बात है। हैरानी की बात यह है कि शरीफ ने यह बात फौज के एक प्रोग्राम में कही जो पाकिस्तान के टोटल बजट की सबसे बड़ी हिस्सेदार होती है। शरीफ के मुताबिक पाकिस्तान एक आइटमी ताकत रखने वाला इस्लामी मुल्क है और अगर ऐसे में हमें हर बार और हर जगह जाकर भीख मांगना पड़े तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। शरीफ ने हफ्ते के रोज पाकिस्तानी फौज के पासिंग आउट प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। वहां आर्मी और ISI चीफ के साथ प्रेसिडेंट आरिफ अलवी भी मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के सामने शहबाज शरीफ का ये बयान अहम माना जा रहा है। शरीफ ने कहा कि मेरे लिए ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हर बार मुझे खर्च मांगना पड़ता है। ये इसलिए और ज्यादा खराब लगता है कि पाकिस्तान एक आइटमी ताकत वाला मुल्क है। मैं कहना चाहता हूं कि आखिर कब तक हम बतौर मुल्क कर्ज के भरोसे रहेंगे। ये तो मुल्क चलाने का सही तरीका नहीं है और ना ही इस तरह से हम मुल्क को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन में 33 मिसाइलें दागी। यूक्रेन के निप्रो शहर में 9 मंजिला इमारत पर मिसाइल गिरने से 20 लोगों की मौत हो गई जबकि 73 लोग जख्मी हो गए। यूक्रेन के यूक्रेन के सदारती दफ्तर के डिप्टी हेड किरोलो ने बताया कि मरने वालों में 15 साल की एक बच्ची भी शामिल है। हमले के बाद रेस्क्यू टीम ने इमारत से 37 लोगों को महफूज बाहर निकाला। इधर यूक्रेन के सदर जेलेंस्की ने दावा किया है कि 33 में से 21 रूसी मिसाइलें हमले से पहले ही तबाह कर दी गई थी। यूक्रेन के एनर्जी मिनिस्टर जर्मन ने कहा कि रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड पर हमला किया। इससे मुल्क के बड़े इलाके में पावर सप्लाई रुक गई। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।